एडिंग डाल लो, नहीं, वैद्युत द्विध्रुव। पहले हम परिभाषा लिखेंगे। यदि दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक नियत दूरी पर रखे हों तो वह वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देख लिया भाई? यस सर या नो सर? यस सर। चित्र बना लो। दो समान तो परिमाण हो, परंतु दिशा क्या हो? विपरीत। सॉरी, दिशा क्या, प्रकृति क्या हो? विपरीत हो, और कुछ दूरी पर रखे हों, और इनके बीच की दूरी में मान लेता हूं कितनी है? 2a। अब ये 2a क्यों लिखा? ये एक स्टैंडर्ड है, हमेशा हम 2a लिखते हैं। a क्यों नहीं लिखा? अब ये कोई सवाल नहीं है कि a क्यों नहीं लिखा। इसको प्रदर्शित करने का यही तरीका है, ठीक है। पर जो खास बात है वो हमें जाननी जरूरी है कि इस विद्युत द्विध्रुव को हम P से व्यक्त करते हैं, और यह भी एक क्या है? सदिश राशि है। और इसका परिमाण जो है वो किसके बराबर होगा? इनके बीच की दूरी और कोई एक आवेश। आवेश हमेशा यहां पे धनात्मक लेना है, और दूरी आपको पता है धनात्मक होती है, तो इन दोनों का क्या होगा? गुणनफल। तो क्या मुझे कोई बताएगा कि इसकी इकाई क्या होगी? इसकी इकाई होगी आपकी मीटर। इसकी जो इकाई होगी वो इकाई होगी कूलाम गुणा मीटर। कूलाम तो आवेश की इकाई, और मीटर किसकी है? दूरी की इकाई। तो ये है इस विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव का परिमाण। यह एक सदिश राशि है। देख लो एक बात, यह क्या है? एक सदिश राशि है। महत्वपूर्ण बात लिख लो इसमें एक, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। अब कोई पूछे भी आपने यही क्यों लिया? आपने
इसकी दिशा यही क्यों ली? इसलिए ताकि हम विद्युत क्षेत्र से इसको क्या कर सकें, अलग कर सकें, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। यस सर या नो सर? यस सर या नो सर? विद्युत क्षेत्र की दिशा Yes, कहां से sir. होती है? धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। तो विद्युत क्षेत्र से अलग करने के लिए इसकी दिशा क्या हमने रखी है? ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। ठीक है, विमीय सूत्र बताओ। कूलाम, कूलाम का विमीय सूत्र क्या होता है? एम्पियर गुणा टाइम। एम्पियर क्या होता है? धारा। धारा को समय के साथ में क्या करेंगे? गुणनफल करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? आवेश। फिर आ गया आपका मीटर, तो मीटर को लिखते हैं हम L से, तो M का मान कितना है? 0, A का मान 1, T का मान 1, L का मान भी 1। ये है इसका विमीय सूत्र। बात समझ में आई? अब सामान्य जीवन में ये तो बात हुई इसकी विद्युत द्विध्रुव की। सामान्यतः विद्युत द्विध्रुव कहाँ बनते हैं और क्या इनका उपयोग है? तो सामान्य जीवन में अगर हम बात करें तो जैसे इसको मैं अलग लिख देता हूं। जैसा कि हम बात करें नमक की, नमक तो क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। तो इसका तो हम एग्जांपल नहीं लेंगे, क्योंकि नमक तो क्या हो जाता है? इनके आयन अलग अलग हो जाते हैं पानी में। ऐसे अणु की बात करेंगे जिसके अंदर ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जल का, है ना। हमें पता है कि O के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है कुछ, क्योंकि बंध के इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। और ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या आएगा? धनात्मक आवेश आएगा, क्योंकि बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? तो केंद्र जो है कहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉनों का? इसकी तरफ खिसक गया, O की तरफ। और H की तरफ क्या आया? आपका धनात्मक आवेश। तो ये किसके तुल्य होगा? इसको हम मान सकते हैं कि ये आपका यहाँ पे ऋणात्मक आवेश है और यहाँ पे ये क्या है? धनात्मक आवेश। तो ये क्या बन गया? एक द्विध्रुव बन गया, जिसकी दिशा हमेशा ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की ओर हो। ठीक है, ये बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। तो विद्युत द्विध्रुव जो सामान्यतः हम देखते हैं, तो उनके बीच में ये जो दूरी है ये बहुत ही अल्प होती है। ऐसा नहीं है 2-3 मीटर या सेंटीमीटरों में दूरी होती है। ये दूरी होती है सामान्यतः एंगस्ट्रॉम में। एक एंगस्ट्रॉम आपको पता है 10 की घात कितनी है? -10 मीटर के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं सामान्यतः वहाँ पे जो कि अणु के अंदर जिस तरह का ध्रुवीकृत हो जाता है आवेश, बंध के इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक खास परमाणु के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो इसलिए अन्य परमाणुओं पर क्या आ जाता है? समान परिमाण का धनात्मक आवेश आ जाता है, उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें CO2 की, तो CO2 में ध्रुवित होता ही नहीं है, क्योंकि CO2 का हम देखें बंध तो किस प्रकार का बंध है? इस प्रकार का। तो यहाँ पे इस तरीके से कोई खास ध्रुवीकरण नहीं होगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे बनेगा, अगर मान लो ध्रुवीकरण की बात ही करें हम, तो इस पे ऋणात्मक कर सकते हैं, इस पे धनात्मक कर सकते हैं, इस पे भी ऋणात्मक करना पड़ेगा। परंतु ये दोनों द्विध्रुव एक दूसरे के विपरीत है ना।
इसमें इसकी दिशा ये है और इसमें इसकी दिशा क्या है ये, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसमें कोई हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मुख्यतः ऐसे हैं जिनमें आपको स्पष्ट रूप से दोनों आवेश अलग अलग दिखाई देते हैं, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है जल का अणु। ठीक है, तो इसको हम सामान्य जीवन में इसका उपयोग क्या है। एक बार नीट 2014 में एक प्रश्न पूछा भी गया था कि इससे संबंधित, वो ये था कि अगर आपने इसको उतार लिया हो तो मैं इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं। नोट कर लिया आपने सभी ने? यस सर। कि द्विध्रुव जो है, अगर हमारे पास कोई भी परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र है, परिवर्तनशील का मतलब ये हुआ कि समय के साथ में विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, आपका बदल रहा है, उसका परिमाण भी बदल रहा है और उसकी दिशा भी बदल रही है। आगे जाके मैं जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ये आपका विद्युत क्षेत्र और ये है दिशा, यानी कि वैद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होता है, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र होता है जो कि समय के साथ में बदलता है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी बिंदु पर, ये मान लो एक बिंदु है, उस पर टाइम t = 0 पर विद्युत क्षेत्र ये था, ठीक है, कोई खास दिशा में। फिर कुछ टाइम t = 1 सेकंड पे हम देखें तो विद्युत क्षेत्र का मान और बढ़ गया। फिर अगर हम टाइम t = 2 सेकंड पे देखें, मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो गया, 0 हो गया। फिर टाइम t = अगर हम 3 सेकंड पे देखें तो अब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, इसके विपरीत हो गई, है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, परिवर्तनशील है विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे परिमाण बदल रहा है, देखो पहले परिमाण बढ़ गया, फिर 0 हो गया, फिर नीचे की दिशा में हो गया। तो बिंदु तो ये एक ही है ना। ये किसी भी जगह का एक बिंदु है जिसको मैंने अलग अलग टाइम पे नोट किया है विद्युत क्षेत्र का मान। अब आप ये देखिए कि अगर हमारे पास कोई द्विध्रुव होगा और द्विध्रुव की दिशा मान लो ये है, ठीक है, तो उस पर कभी विद्युत क्षेत्र लगेगा, एक दिशा में लगेगा, फिर बढ़ेगा इसका परिमाण, फिर 0 हो जाएगा, फिर अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेगा। तो ये जो द्विध्रुव है इसके ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा, और ये विद्युत द्विध्रुव जो है ये क्या करना लगेगा, आपका SHM करने लगेगा। SHM का मतलब क्या, आपका दोलन करने लगेगा, है ना, दोलन करने लगेगा। तो जब ये दोलन करेगा तो दोलन में क्या होगी, ऊर्जा होगी, और उसी ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं किस प्रकार से, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन। कितने लोगों ने इसका नाम सुना और कितने लोगों के घर में है? यस सर या नो सर? यस सर। सभी ने सुना है। माइक्रोवेव ओवन में क्या होती है, वेव होती है। वेव का मतलब क्या होती है, तरंग, ठीक है। और माइक्रोवेव्स कौन सी होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया वैद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। अब आप उसमें देखो, इसका मतलब माइक्रोवेव ओवन में जब हम उसे ऑन करते हैं तो किसका प्रवाह होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या होता है, प्रवाह होता है, ठीक है। अब उसके अंदर जैसे ही हम खाना रखेंगे तो उस खाने में क्या होना चाहिए, उस खाने में खास करके जल का अणु होना चाहिए, क्योंकि ये जल के अणु को ही क्या करती है, कंपित करती है।
क्योंकि दोलन होगा तो कंपन होगा या नहीं होगा, बताओ। जल के अणु को ये क्या करेगी, कंपित करेगी। जब कंपित करेगी तो कंपित होने के कारण जल का अणु जो अपने पास वाले दूसरे अणु, क्योंकि जो भी खाने की चीजें हैं उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, यही तो होता है। खाने में जो इस्तेमाल करते हैं चीजें, क्या होता है उसमें, ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यही तो सब चीजें होती हैं। तो वो अपने साथ वाले अणुओं को घर्षण के कारण, जो उसके अंदर जो कंपन में जो ऊर्जा है, वह ऊर्जा घर्षण के कारण बाकी अणुओं से क्या करेगा, घर्षण करेगा। ये ऊर्जा को क्या कर देगा, उसे स्थानांतरित कर देगा साथ वाले अणु को। और जैसे ही स्थानांतरित करेगा तो साथ वाला अणु भी क्या हो जाएगा, आपका ऊष्मा ऊर्जा। क्योंकि ये ऊर्जा जो जाएगी, ये किस रूप में जाएगी, ऊष्मा के रूप में। क्योंकि जहां भी घर्षण होता है वहां कौन सी ऊर्जा पैदा होती है, ऊष्मा ऊर्जा। इसीलिए हमारा खाना क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये बात समझ में आई? अगर नहीं भी आई हो तो आगे वाले चैप्टर में समझ में आ जाएगी। ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया है कि हम सामान्यतः विद्युत द्विध्रुव पढ़ रहे हैं तो इसका सामान्य जीवन में उपयोग क्या है। ठीक है, जिनके बात समझ में आई तो ठीक, नहीं आई तो और भी ठीक। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर या नो सर? यस सर। चलिए आगे हम अब चर्चा करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। पहला पॉइंट है भाई, हेडिंग डाल लो। डाल ली सबने हेडिंग? कहां पे निकालना है, अक्ष पे। ठीक है, तो मैं पहले बना देता हूं। ये मान लो आपका विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, और इसके अक्ष से, यानी कि इस बिंदु से हम देखें, मध्य बिंदु से किसी दूरी पर हाँ, चित्र बना लो साथ साथ। आर क्या है, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी है। ठीक है, अब आप देखिए, ये धनावेश है और ये क्या है, ऋणावेश। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होगी, बताइए जरा। हमेशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। ये किसकी दिशा है, वैद्युत द्विध्रुव की। ठीक है, तो ये है विद्युत द्विध्रुव की दिशा। अब इस बिंदु पर देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, और हमें वैद्युत द्विध्रुव के रूप में लिखनी है ये। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं
कि अगर हम इस बिंदु इससे देखें Q आवेश से, तो Q आवेश से इस बिंदु P की जो दूरी है वो कितनी होगी? R माइनस ए होगी या नहीं होगी? बताओ, यस सर या नो सर? यस सर। ठीक है। और मैं अगर बात करूं इसकी मैं बात करूं ऋणात्मक आवेश से, इससे जो दूरी है वो कितनी होगी? R प्लस ए होगी या नहीं होगी? बताओ, यस सर या नो सर? Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ कि बिंदु P पर धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? ये है किसके कारण? धनात्मक आवेश के कारण। और ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? पीछे की ओर। ऋणात्मक में क्या होता है? उसकी ओर जाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो ये है ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों एक ही रेखा में है परंतु विपरीत है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, तो वो होगा धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। घटा दूंगा क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रही है? विपरीत है ना, एक दूसरे का विरोध कर रही है। तो कुल कितनी आएगी? कुल आएगी इन दोनों का अंतर। ठीक है। अब दोनों एक ही रेखा में हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है, जब दो सदिश हो हमारे पास, अगर दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हों, ये मान लो A है, ये मान लो B है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि 180 डिग्री का कोण है, तो इनसे बनने वाले जो परिणामी सदिश है वो किसके बराबर होगा? A माइनस B के, है ना। और इसका परिमाण किसके बराबर होगा? क्योंकि कोण के बीच में कितना है? 180 है। कोण जब 180 हो तो इनको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे में से घटा सकते हैं। जो बड़ा होगा उसी की दिशा में क्या आ जाएगा? परिणामी सदिश की दिशा आ जाएगी। तो बड़ा कौन सा होगा ये देखते हैं हम लोग। तो पहले तो हम बात करते हैं धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण पहले चेक करते हैं। परिमाण कितना होगा? K Q बटे R माइनस ए और इसका स्क्वायर। ठीक है। ऋणात्मक आवेश के कारण कितना होगा? नीचे क्या आएगा? R प्लस ए। बड़ा कौन सा है? ऋणात्मक आवेश के कारण ये बड़ा है या ये बड़ा है? 1 नंबर बड़ा है या 2 नंबर बड़ा है? कौन सा बड़ा है बताओ परिमाण में? बताओ। जिसका हर बड़ा होगा उसका परिमाण क्या होगा? छोटा। यस सर या नो सर? जिसका हर, किसका हर बड़ा है? R प्लस ए आ रहा है ना यहाँ पे। ये हर क्या है? बड़ा। इसमें हर क्या है? R माइनस ए छोटा। तो इसका मतलब परिमाण किसका ज्यादा बड़ा होगा? परिमाण बड़ा होगा आपका इसका ज्यादा बड़ा परिमाण होगा किसकी बजाय? इसकी बजाय। इसका मतलब इससे बनने वाले कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, क्योंकि बड़ा कौन है? ये, तो इसी की दिशा में आएगी, है ना। कुल, क्योंकि ये बड़ा है, इसमें से ये छोटा घटाएंगे तो निश्चित दिशा किसकी बचेगी? इसकी। ठीक है। क्योंकि ये आवेश क्या है? ज्यादा नजदीक है इसके, तो इसका प्रभाव क्या होगा? इस बिंदु पर ज्यादा होगा। ठीक है। लिख लिया सभी ने? यस सर या नो सर? यस सर। नोट कर लिया सभी ने? बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही भाई? यस सर। Yes, sir. सभी ने नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब हमें निकालना है बिंदु P पर कुल।
तो कुल किसके बराबर होगा? ठीक है, अब एक बात बताओ, जब मैंने ये बनाया था आपको यहाँ पे माइनस क्यू और ये प्लस क्यू और ये बिंदु था आपका पी बिंदु पर ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और P की दिशा भी क्या है? यही है, क्योंकि P की दिशा क्या होती है? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। जो दिशा P की है वही दिशा किसकी है? विद्युत क्षेत्र की। यानी कि विद्युत क्षेत्र किसकी दिशा में होगा? P की दिशा में ही होगा। यस सर या नो सर? यस सर। ठीक है, तो के क्यू तो हमने कॉमन ले लिया, आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर, आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा? आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ये आएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, तो ये तो कट जाएगा आपका और नीचे क्या बचेगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो जरा, क्योंकि मुझे एक बात पता है, क्या? a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही मैंने यहाँ पे किया है, 1 बटे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आर ए माइनस बी आर ए प्लस बी और इस पूरे का क्या लिख सकता हूँ? होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ऊपर लिख दिया मैंने। ठीक है, यहां तक कोई बात नहीं समझ में आई हो? यस सर या नो सर? बताओ भाई। के क्यू ये कितना आएगा? 4a आर बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ भाई, यहां तक समझ में आई बात? किसी को कोई दिक्कत है? बोल तो दो। नो सर। नो सर। अब इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2a q इंटू आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं? बोलो यस सर या नो सर? यस सर। अब ये क्या है? ये क्या है बताओ? P तो है, P का परिमाण मैंने आपको क्या बताया था? यही तो बताया था। तो ये परिमाण है किसका? P का। अब बचा क्या? R
और नीचे क्या है, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और इसका होल स्क्वेयर। यस सर या नो सर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आ गया आपका विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर। अभी इसका परिमाण लिखा है मैंने, परंतु दिशा के साथ लिखेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, जो दिशा P की है, यहाँ पे देख लो साइड में लिख रहा हूं मैं, ये रही, वही दिशा किसकी है? E की है। यस सर या नो सर? Yes, sir. इसका मतलब दिशा में ये दोनों समान होंगे कि नहीं होंगे? जो दिशा P की होगी वही दिशा E की होगी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बताओ? दिशा भी आ गई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? No, दिशा sir. दोनों की अब क्या हो गई, बराबर हो गई ना? लिख दो यहां पे, चूंकि दोनों की दिशा बिंदु P पर समान है। ठीक है, अब इसमें एक केस है, केस नंबर 1 क्या है कि यदि R बिंदु है वो बहुत, P बिंदु है वो बहुत बड़ा हो, बहुत दूर हो, तो मैं A को नगण्य मान सकता हूं, है ना? यानी कि R A बटा R जो है वो 1 से क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। तो इसको मैं क्या मान सकता हूं, नगण्य। अगर मैंने इसको नगण्य मान लिया तो मैं इसको कहां पे लिखूं? मैं यहां पे मिटा के लिख रहा हूं भाई। इसको मैं केस नंबर 1 को यहां पे लिख रहा हूं। तो A बटा R जो है ये क्या हो जाए, 1 से बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि R बहुत बड़ा है। तो A बटा R को मैं क्या मान सकता हूं, नगण्य मान सकता हूं। तो नगण्य मान सकता हूं तो A को कॉमन ले लो, R को जब आप कॉमन लोगे तो एक R से R कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका R की पावर 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, A स्क्वेयर बटे R स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। एक R से R गया तो ये क्या हो गया, नगण्य। नगण्य का मतलब ये 0 के समतुल्य हो गया। तो इसका मतलब जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2kP बटे R क्यूब। नोट करो भाई इसे फटाफट। नोट कर रहे हो ना सब लोग? यस सर या नो सर? Yes, sir. नोट करो फटाफट। ठीक है, आगे की चर्चा बाद में करेंगे।